आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान की कदीम तरीन और नुमाया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। 1961 में इसको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। जो बड़े नाम अगर आप पॉलिटिशियंस में देखें तो इंजीनियर हसन इकबाल हमारे एलुमनाई हैं, इसहाक खाकवानी साहब हमारे एलुमनाई हैं, जो पंजाब के वज़ीर सेहत हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक वो हमारे एलुमनाई हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट सैम्पल्स की मॉर्फोलॉजिकल टॉपोग्राफिकल इमेजेस को थ्रू द माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन ज़ूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, इंजीनियर्स किसी भी कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करें, बहुत बेशुमार फील्ड्स हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो उनमें एक नुमाया किरदार अदा करते हैं। हर फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो इन्वॉल्व होती है। मैं जिस इदारे में आज मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का कदीम तरीन और मुमताज़ इदारा है। यहाँ से बहुत सारी नुमाया पर्सनालिटीज़ ने तालीम हासिल की, ख्वाह वो इंजीनियर्स हों या फिर मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में यूईटी से तालीम हासिल करने के बाद अपना नाम बनाने वाली पर्सनालिटीज़ हो। यहाँ की म्यूज़िकल सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो जुनैद जमशेद और जवाद अहमद जैसे पर्सनालिटीज़ ने यहाँ से तालीम हासिल की। 1921 में बरतानवी दौर में इसको तकनीकी तालीम के लिए बनाया गया और बाद में 1961 में बाकायदा इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। हर वो स्टूडेंट जो इंजीनियर बनना चाहता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल करे और फिर बाहर जाके सर्व करे। यहाँ की लैब्स कैसी हैं, किस तरह ये लोग पुराने कदीम दौर से लेके आज तक मॉडर्नाइजेशन की अगर मैं बात करूं, एआई टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बहुत सारी लैब्स और बहुत सारी चीज़ों का एडिशन किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया गया है। तो आइए चलते हैं और यूईटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम यूईटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त मैं उनकी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लैब में मौजूद हूँ और मेरे साथ डीन ऑफ नेचुरल साइंसेस डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रफ़ीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि इस फैकल्टी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं? ये फैकल्टी का असल जो ओरिजिनल नेम है वो द फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। इसके अंदर 6 डिपार्टमेंट 7 हैं रादर। एक फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इंग्लिश है और बिजनेस स्कूल है और एक हमारा नया ये जो नैनो सेंटर जिसमें आप खड़े हुए दैट इज़ आल्सो अंडर द फैकल्टी। अच्छा, मुझे अपने पीछे एक मशीन नज़र आ रही है, ये क्या है, इसका क्या काम है, ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह ऑपरेट करती है? अच्छा, ये जो मशीन है इसका नाम जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोपी का आई वुड से कि इज़ द बिगेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक टू सी दी पार्टिकल्स और मटेरियल्स एट नैनो स्केल और सब नैनो स्केल और एंगस्ट्रम स्केल पे भी ये चीज़ों को देखने के लिए काम आती है। फॉर एग्जांपल आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का बड़ा दौर है और नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि यू कैन सी द मटेरियल्स अप टू 10⁻⁹ मीटर्स। लेकिन ये इस तरह की फैसिलिटी है, ये पाकिस्तान में इस वन ऑफ इट्स काइंड, ये सिर्फ पाकिस्तान में यूईटी में अवेलेबल है इस वक्त। डेली लाइफ की अगर बात करें आसान अल्फाज में तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इसके ज़रिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं? लाइक एटम तो हर चीज़ में तकरीबन मौजूद होते हैं, चाहे बॉडी की बात कर लें या कुछ भी, तो हम इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें जिनको ऑब्ज़र्व करते हैं? इसमें मटेरियल जितनी भी किस्म के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स भी आ जाते हैं, जो मेन मटेरियल्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, सब कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हो। इफ यू वांट टू सी द एटॉमिक लेयर अरेंजमेंट इट विल गिव यू,
Doesn't matter, is it for biological sample, it is for pharmaceutical sample, it is for any kind of sample can be. हर फील्ड के अंदर जितनी बारीकी में आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इस माइक्रोस्कोप के जरिए आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, और यूईटी में सिर्फ ये मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, ये और कहीं नहीं है, और इसको अमेरिका से इंपोर्ट करवाया गया है। मुझे ये बताइएगा लास्टली कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? इसकी कॉस्ट 32 से 40 करोड़ के दरमियान होगी। ये डिपेंड्स, फैसिलिटेशन साथ साथ अटैचमेंट्स होती हैं, जितनी अटैचमेंट ले, मिनिमम 32 करोड़ और मैक्सिमम ये 40 करोड़। और ये स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर रखी गई है ताकि उनको बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर तरीके से जो है वो एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा सके। अभी मज़ीद बहुत सारी लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे भी माइक्रोस्कोप मौजूद हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि यूईटी किस तरह से इक्विपमेंट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है। इस टाइम मैं सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ और मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खतीजा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हम स्पेसिफिकली जिस लैब में खड़े हैं इसको क्या कहते हैं, और ये जो मशीन मैं इस टाइम देख रही हूँ या फिर माइक्रोस्कोप, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ये क्या काम करती है? ये आप इस टाइम मौजूद हैं फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लैब में, और हम यहाँ पर डिफरेंट सैम्पल्स को की मॉर्फोलॉजिकल टॉपोग्राफिकल इमेजेस को थ्रू द माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं। कितना मैग्नीट्यूड की होती है? इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो अप टू 2 मिलियन है, और इसको जो हमारी इसकी रेजोल्यूशन पावर है वो 0.8 नैनोमीटर है। हम इससे पार्टिकल साइज़, पार्टिकल्स की मॉर्फोलॉजी, अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं, वो सैम्पल्स जिसको हम ओवरऑल वर्ड अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, वो आपके बायोलॉजिकल सैम्पल्स भी हो सकते हैं, आपके इंडस्ट्रियल सैम्पल्स भी हो सकते हैं। अगर हम एकेडमिकली बात करें तो बच्चों के मटेरियल्स जो पीएचडी और एमफिल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ में आप उनको वो सैम्पल्स भी हम ले रहे हैं, और फिर उनको हम क्या कर रहे हैं कि थ्रू द इलेक्ट्रॉन बीम हम इंटरेक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का विद द मैटर, एंड देन इलेक्ट्रॉन बीम विल स्कैन द इमेज. So different signals will be produced in the after the interaction, and those signals will be detected through the detectors. We have the EDX detector in that machine. It's the direct no, this is the field emission scanning electron microscopy, and through the detectors we take the data that is required by the different एटम्स people. की बात की है तो वायरसेस के अंदर भी मौजूद होते हैं। Yes, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बायोलॉजिकल सैंपल्स को अगर स्टडी करेंगे, कोविड-19 की बात कर लें तो कोविड-19 के वायरस की जो शेप है, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट वायरस और बैक्टीरिया। सो थ्रू द फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व व्हाट shape it has. So shape as well as what type of material, means your elemental analysis of the samples has been done through the EDX detector. कौन-कौन से एलिमेंट्स उस वायरस के अंदर मौजूद हैं और वो ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं? जी, वो उसकी शेप क्या है, वो आपके बॉडी में, आपके लंग्स में जब पेनिट्रेट करेगा तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। सो टू इनकॉर्पोरेट you can say to help out the biological industry, जो कि बायोटेक्नीशियंस हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल है, उसमें इस वायरस का शेप के अकॉर्डिंग, इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग ये किस तरह से इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ, वो उनको जो डायग्नोज करना है इसकी मेडिसिन को, वो हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल करता है। अच्छा बताइए, इसकी कॉस्ट कितनी है इस मशीन की? इसकी जो कॉस्ट है मैडम वो 25 करोड़ के राउंड अबाउट है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूईटी के हवाले से तो यहाँ पे टॉप लीडिंग इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ब्रेन्स जो हैं पाकिस्तान के टॉप, जिनको हम कहते हैं जी हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो यही है कि हम बाहर देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर हमारे जो इंजीनियर्स हैं
वो अपना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त मेरे साथ यूईटी के वीसी डॉक्टर शाहिद मुनीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यूईटी की बुनियाद कब रखी गई, और जब बुनियाद रखी गई पहले बैच में कितने लोग यहाँ से ग्रेजुएट हुए, और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम जो आज बहुत बड़ी पोजीशंस पे हैं उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, तो ज़रा उसके बारे में बताइए। ये 1921 में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पे बना और 1961 में इसको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। और इनामुल्लाह ख़ान इसके पहले वाइस चांसलर थे जो बने, जिन्होंने दुरहम से पीएचडी की थी। और इसकी उम्र आज आप 105 साल इस यूनिवर्सिटी को हो गए हैं। इस वक्त ये 2025 में दुनिया भर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग, जो कि दुनिया की सबसे टफ रैंकिंग है, उसके मुताबिक ये 205वीं पोजीशन पे है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रैंकिंग है जो यूईटी ने अर्न की है इस 100 साल की जर्नी में। और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने में इसके जितने भी प्रीवियस वाइस चांसलर्स रहे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन रही, इसके डीन्स रहे, इसके डायरेक्टर्स रहे, चेयरपर्सन्स रहे डिपार्टमेंट के, और इसकी फैकल्टी और इसके स्टूडेंट्स और इसका स्टाफ, उन सब की एक मेहनत जो है इसमें शामिल रही इस 100 साल जर्नी में। जो बड़े नाम आपने पूछे हैं, अगर आप पॉलिटिशियंस में देखें तो इंजीनियर हसन इकबाल हमारे एलुमनाई हैं, इसहाक खाकवानी साहब हमारे एलुमनाई हैं, जो पंजाब के वज़ीर सेहत हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक वो हमारे एलुमनाई हैं। इसी तरह सिंगर्स में जुनैद जमशेद थे, इसी तरीके से जवाद अहमद और नजम शिराज, ये यूईटी म्यूज़िक सोसाइटी से निकले हुए लोग हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है यूईटी में कि अभी तक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं, और इनमें कौन कौन से प्रोग्राम्स, आपने कौन सी नई इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स इसमें मुतारफ़ करवाएं? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। ये बर्रे सगीर की सबसे ओल्डेस्ट या पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट और इस वक्त लार्जेस्ट एंड दी बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की एक वजह यह है कि यहाँ आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ नाफिज है। इसके तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो एक्रेडिटेड हैं, या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, या नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल से, या PCAT से। इसके यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो जो है 1:20 है। इट इज़ वेरी वेरी रेयर इन पाकिस्तान आपको ऐसा एक इंस्टीट्यूशन मिले जिसमें स्टूडेंट टीचर रेशो 1:20। इसके 20,000 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 1046 फैकल्टी हैं, आधे से ज़्यादा अबाउट 60% आर द PhDs, और वो PhD भी दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ से हैं। इसकी लेबॉरेटरीज़ जो हैं उसमें अरबों रुपए के इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे, वो इक्विपमेंट जो आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो अमेरिकन मेड हैं, जर्मनी मेड हैं। हमने जो नए इनिशिएटिव्स यहाँ लॉन्च किए हैं उसमें 41 न्यू प्रोग्राम्स हमने पिछले 1.5 साल में यहाँ लाए। 41 वो जो 41 प्रोग्राम्स हैं उनमें BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें BS रोबोटिक्स है, उसमें BS डेटा साइंस है, उसमें एनिमेशंस एंड गेमिंग्स हैं, उसमें बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, उसमें BS साइबर सिक्योरिटी है, उसमें अप्लाइड कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हैं। लास्ट ईयर जो आपका बैच ग्रेजुएट हुआ है उसमें कितने इंजीनियर्स यूईटी से ग्रेजुएट हुए हैं? उसमें हमारे टोटल जो ग्रेजुएट हुए पिछले साल कोई 2200 ग्रेजुएट्स से वो हुए हैं, जिनमें इंजीनियर्स आप कह लें कोई 1500 के करीब इंजीनियर्स रहे वो ग्रेजुएट हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यूईटी लाहौर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर वो मशीनरी, वो माइक्रोस्कोप और वो सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स उस पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर प्रैक्टिकली हम जब फील्ड में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। अभी मेरे पीछे आप जो एक सिस्टम, एक मशीन देख रहे हैं उसको CNC मिलिंग मशीन कहा जाता है। ये मेटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करती है, उसको अलग करती है। अब मैं अगर आगे जाऊं तो इस तरफ मेरे राइट साइड पे ये एग्रीकल्चर फ्रूट पिकिंग रोबोट है। हम जब रोबोटिक्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, AI की बात करते हैं तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास मॉडर्न मशीनरी हो। और ये जनाब आपको
दरख्तों से जो फल हैं वो पिक करके ला कर देता है। दैट इज़ इट, दिस इज़ द मशीन। हमें पता है कि AI का दौर आ चुका है। अब आजकल जो रोबोट्स हैं वो बहुत सारा इंसानों का काम करते हैं। ये जो इस टाइम आप ये बहुत एक बड़ी सारी यहाँ पे ये सिस्टम देख रहे हैं, पूरा सिस्टम है, इसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जाता है। वो यहाँ पे रोबोट्स हैं, एक प्रोडक्ट आप यहाँ पे रखते हैं, वो उसकी इंस्पेक्शन करता है, उसको डिटेक्ट करता है और एंड रिजल्ट यानी यहाँ से कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होती, वो सारा सिस्टमैटिकली और रोबोट्स के थ्रू इसके ऊपर काम होता है। और ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव मशीनरी है जो कि यहाँ पर मौजूद है और ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 2 हैं, एक UET लाहौर और एक UET टेक्सला के पास। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो UET अपने स्टूडेंट्स को देता है ताकि वो बेहतरीन तरीके से सीख सकें। और फिर हमें नज़र आता है कि ना सिर्फ UET के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना जो नाम है, जो इंजीनियर्स हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए नज़र आते हैं। मैं इस वक्त केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्मार्ट क्लासरूम में मौजूद हूँ जो कि अभी इस्टेब्लिश किया गया है इन कोलैबोरेशन विद HEC। HEC ने ये जो है वो यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स को इस्टेब्लिश किया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत जल्द ये केमिकल इंजीनियर्स बल्कि बन चुके हैं, बाहर निकल के इंडस्ट्री में काम करेंगे। कासिम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि UET ने आपको कितना प्रिपेयर किया है बाहर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? वेल UET में अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के हिसाब से देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही रिनाउंड है अपनी इंजीनियरिंग टेक्टिक्स के लिहाज से, और ओवरऑल एकेडमिक्स को जिस तरह हम साथ इवॉल्व कर सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट की मिसाल दूंगा क्योंकि लैब वर्क बहुत ज़्यादा होता है हमारा, अगर उसको ओवरकम करके और जो हमारी थ्रेटिकल चीज़ें होती हैं उसको मिनिमम करके हम अगर लैब वर्क को मज़ीद आगे स्टैंडर्डाइज़ कर दें, स्टैंडर्डाइज़ करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, और उसको स्टैंडर्डाइज़ कर दें तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट में इवॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। बहुत खुशी होती है मुझे तो जहाँ पे भी मैं ख़वातीन को देखती हूँ, चाहे वो एकेडमिक्स की बात की जाए या फिर किसी प्रैक्टिकल फील्ड की बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? ज़रमीन। मुझे बताइएगा आपका UET का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था और आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं ड्यूरिंग दिस 4 years? एज अ फीमेल, जैसा आपने पहले कहा, इट्स वेरी टफ बीइंग एन इंजीनियर क्योंकि आपको हर कंपनी फैसिलिटेट नहीं करती। बट UET में अब अगर आप स्टार्ट्स देखें तो इट्स लाइक 50-50 फॉर मेन एंड वेमेन। मुझे बस ये बताइएगा लैब फैसिलिटीज़ के हवाले से और प्रैक्टिकल नॉलेज की जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने कितना आपको जो है वो केमिकल टेस्टिंग वो सब चीज़ें कितनी करवाई हैं, कितनी वेल इक्विप्ड है UET? जब हम आए थे तब इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट जैसे चेयरमैन चेंज हुए तो उसके बाद साथ साथ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हैं। अभी इस वक्त लैब्स और रेनोवेट हो रही हैं और हमने वैसे काफ़ी प्रैक्टिकल काम किया है, बट आई बिलीव कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इस वक्त हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस में मौजूद हैं और उनकी क्लास चल रही थी। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो बच्चे आपको आज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान के फ्यूचर टॉप इंजीनियर्स होंगे। चेयरमैन आसिफ अली कैसे साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे बात करूँगी। प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो इतना सारा सफ़र इन्होंने खुद भी तय किया और अब स्टूडेंट्स को भी ये जो है वो एक नई जर्नी पर लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट की बुनियाद कब रखी गई और इस इंजीनियरिंग का स्पेसिफिकली स्कोप क्या है? ये एक नई फील्ड है। वी स्टार्टेड आवर प्रोग्राम इन 2002 और 2006 में वी वर गिवन द मैंडेट ऑफ डिग्री अवार्डिंग डिपार्टमेंट। तो 2006 में ये डिपार्टमेंट बना और उसके बाद हमने अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया, फिर मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया, फिर MPhil शुरू किया और फिर 3 साल पहले हमने PhD प्रोग्राम भी यहाँ शुरू किया पॉलीमर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। पॉलीमर में आप अगर जनरली देखें तो दैट कवर्स प्लास्टिक्स, रबर्स, कंपोजिट्स। ठीक हो गया। तो ये हमारी आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री
This is the second largest industrial sector of Pakistan. Yes. प्लास्टिक्स में आप देखते हैं पैकेजिंग आ जाती है, प्लास्टिक पार्ट्स आ जाते हैं, ऑटोमोटिव है, अप्लायंसेस है, इट्स अ बिग एरिया। ये सारा पॉलीमर के अंडर आता है, कंपोजिट्स हैं, टायर हैं, रबर है। और दूसरी तरफ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं उसमें पॉलीमर्स फॉर एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज के लिए आ रहे हैं, फ्यूल सेल के लिए आ रहे हैं, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए इम्प्लांट्स आ रहे हैं, तो वो भी हम सारा यहाँ कवर करते हैं। आज हमने जिस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द पायनियर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली 1921 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। आज भी ये अपनी रवायत उसी तरह से कायम रखे हुए है, ना सिर्फ अपनी रवायत को कायम रखे हुए है बल्कि AI टेक्नोलॉजी, IT, मुख्तलिफ हर इंजीनियरिंग के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भी इनकलकेट कर रही है। UET के स्टूडेंट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई देते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।